हाँ बच्चों, तो आज हम राजनीति शास्त्र ऐच्छिक विषय, जिनका ऐच्छिक विषय हुआ इंटरमीडिएट मई माह में जो मासिक परीक्षा हुई है उसका ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल बताने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटर फाइनल एग्ज़ाम होगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका नंबर यानी फर्स्ट डिवीज़न का नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यानी प्रत्येक माह में जो मासिक परीक्षा होगी उसकी हम तैयारी करवा देंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का खास करके। अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा अच्छा से चल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सही विषय का अच्छा परीक्षा चला जाएगा, अच्छी तरह से सही होगा तो आपका ऑटोमेटिक फर्स्ट डिवीज़न आ ही जाएगा। इसलिए हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बहुत ही मेहनत करनी है और बहुत आसान है। अगर आप ठान लेंगे, मेरा प्रत्येक क्लास सुनते रहिएगा, यही सब क्वेश्चंस आपको इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा में आएंगे। और भी इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम ऑब्जेक्टिव देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन 100 में 50 लाना है, 50 मतलब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है तो उसमें लगभग सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो 47-45 प्लस आएगा तो निश्चित रूप से आपका फर्स्ट डिवीज़न आएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत ही गहनता से और ध्यान से तैयारी करेंगे, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो हम लोग, और ये जो भी है ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको क्या कहते हैं, कंपटीशन के व्यू से भी, प्रतियोगिता परीक्षा यानी जॉब के लिए जो तैयारी की जाती है उसके व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन के परीक्षाओं में भी ये सब क्वेश्चन आते रहता है। इसीलिए जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और ज्ञान प्राप्त करें। आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कहना है, मैं इसको 2 पार्ट में करूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेन भी कुछ थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो इसलिए इसको 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी मेरे पास उतनी व्यवस्था वैसी नहीं है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छे तरह से हम स्टूडियो भी सेटअप करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप लोग केवल सहयोग दीजिए, बस सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल को पहुँचाइए। आपको कंपटीशन का भी यानी प्रतियोगिता परीक्षा का भी, नौकरी की तैयारी भी करवाएंगे। जैसे जैसे आपको समय मिलेगा अधिक से अधिक मटेरियल देंगे और अधिक से अधिक आपको इंटर की तैयारी भी करवाएंगे। तो आज हम राजनीति शास्त्र ऐच्छिक विषय से 15 क्वेश्चन का हम विश्लेषण सहित हम जवाब देंगे। आप लोग इसको गहनता से तैयारी कीजिएगा और अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से, इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा के व्यू से। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग दिए होंगे परीक्षा, क्वेश्चन आपके पास ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो हम आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन PDF बना के आपके व्हाट्सएप नंबर पर डाल दिया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हम बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं और भी ऑब्जेक्टिव इससे निकलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो पहली बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। दूसरी बैठक अगर पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। समझ गए? यानी 3 लगातार बैठक का हम ब्यौरा देती है। लेकिन पहली बैठक पूछ रही है तो 9 दिसंबर 1946, यानी इसका पहला का आंसर होगा आपको बी नंबर, 9 दिसंबर 1946। क्लियर? संविधान सभा का और भी इसमें डिटेल्स हम बताते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद ने किया था। ये भी क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था पहली बैठक में? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946, इसमें क्या हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के व्यू से। तीसरा हम डेट दिए हैं 13 दिसंबर, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ 13 दिसंबर 1946? उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। यानी पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और पारित कब किया गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। यही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। हमारे संविधान में प्रस्तावना है, उसी का रूप लिया। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन आगे एक विश्लेषण करने से एकदम ध्यान से सुनिएगा। कंपटीशन व्यू से ही, प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से ही, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल के हम बता दिए हैं और वो आपको परीक्षा में आएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। यानी कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चर्चा किए हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, क्लियर कर देते हैं हम लोग। अगर परीक्षा में पूछता है जो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। इनका चयन किस संविधान सभा की बैठक में किया गया? पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी से पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? अब आइए तीसरा क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? अब संविधान सभा का बैठक शुरू था 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक हुई और समय समय पर होता रहा बैठक। 9, 11, 13, फिर 22 जनवरी को भी हुई 1947 में भी। इस तरह से बहुत सारे बैठक हुई संविधान सभा की। बहस भी होता था क्योंकि संविधान को पारित करना था। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यानी किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट दल, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग। इसने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि यह अलग अपने लिए, मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा के गठन की मांग कर रहा था। इसका मांग एक अलग देश बनाने का भी था, पाकिस्तान नामक अलग देश बनाने का भी इसका जोर था या जोर दे रहा था। इसलिए संविधान सभा के बैठकों का बहिष्कार किया और मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा गठन की मांग की थी। अलग प्रतिनिधि चयन करने के, अपने मुस्लिम लीग ही अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, इस तरह से मांग था। ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही खराब बातें थी। किसी भी राष्ट्र के लिए किसी धर्म के आधार पर
अगर प्रतिनिधि को चुना जाए तो बहुत ही बुरा स्थिति होगा उस देश के लिए। इसलिए मुस्लिम लीग का ये मांग था जो मुस्लिमों के लिए अलग देश स्थापित हो और अलग संविधान सभा का गठन किया जाए और मुस्लिम लीग और संविधान सभा के सदस्यों का चयन मुस्लिमों के द्वारा ही होगा। इसलिए मुस्लिम लीग इन मांगों को देखते हुए संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो इसका आंसर हो गया, कौन सा बहिष्कार किया संविधान सभा का? मुस्लिम लीग। अब आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? देखिए, महाभियोग शब्द, इसका उत्तर पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। सी नंबर होगा इसका ऑप्शन। 61 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 61, यानी चौथा का आंसर होगा सी, यानी महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, एकदम याद कर लिया, मोस्ट बीवीआई है कंपटीशन की दृष्टि से भी और इंटर फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी। अब देखिए अनुच्छेद 61 है क्या, महाभियोग कब लगाया जाता है, महाभियोग क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, महाभियोग शब्द जो है का उल्लेख संविधान के 61वें अनुच्छेद में किया गया। संविधान के 61वें अनुच्छेद में महाभियोग शब्द का उपयोग किया गया है और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यह उस परिस्थिति में लगा जब संसद को ये लगे कि राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना कर रहा है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, संवैधानिक प्रावधान से अलग कार्य कर रहा है। अगर ये संसद के सदस्यों को लगे, संसद के 3 सदस्य होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो राष्ट्रपति पद अगर संविधान के का दुरुपयोग करते हैं तो उन पर ये राज्यसभा और लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव ये लाया जा सकता है कि इन्होंने संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो किसी भी सदन में सदस्य ये प्रस्ताव को लाके महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया है, तो उसके लिए महाभियोग चैप्टर जब आएगा, राष्ट्रपति जब चैप्टर आएगा तो उसमें सारा महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया जाए, कब महाभियोग प्रक्रिया करने के लिए क्या क्या की चीज़ की जरूरतें होती है, तो उसको हम डिटेल से बताएंगे। तो महाभियोग राष्ट्रपति को 61वें अनुच्छेद में के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? अब आइए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब देखिए, हमारे संविधान में, मूल संविधान में ये 3 शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्रीय अखंडता। ये 3 शब्द नहीं जोड़ा था मूल संविधान में, जब संविधान मतलब लागू हुआ था। संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद कर लीजिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसमें आपको 3 शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जो थे, महत्वपूर्ण शब्द, इसको याद कर लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष जो पूछ रहा है, समाजवादी और राष्ट्रीय अखंडता, ये 3 शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन एकदम याद कर देना, बहुत इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सुधार किए गए थे 42वां संविधान संशोधन में। तो
इसको भी ध्यान रखना है, व्याकरण से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना है। अब आइए छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा का कितना समय लगा? एकदम इजी आंसर है, बी नंबर इसका आंसर होगा। 2 वर्ष 11 माह यानी 11 महीना 18 दिन, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। इसमें ये ऑप्शन है आपको सी नंबर, सॉरी सी है, बी नहीं है, सी में है। सी में है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में कुल समय लगा। और कितना रुपया लगा बनाने में, खर्च कितना आया? तो लगभग 64 लाख। उस समय 64 लाख बहुत बड़ी राशि थी। 64 लाख रुपया लगभग संविधान बनाने में लगा, लगभग, ठीक है। 64 लाख, 63 लाख 96 ऐसे कुछ है, 64 लाख रुपया लगभग लगा। क्लियर? इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सभी को जानते होंगे, भारतीय संविधान 2 डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर पहले बताते हैं, तब हम इसमें क्लियर कर देते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूछेगा तो बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, यानी बी ऑप्शन होगा। अब देखिए एक डेट हमको बार बार आता है कंफ्यूजन जहाँ का, 26 नवंबर 1949, ये भी डेट कभी कभी आता है, तो उसको ध्यान रखना है कहाँ पर इसका यूज होगा, बताते हैं। पूरे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया। क्लियर? लागू अगर कहेगा किया गया तो 26 जनवरी 1950। और अगर अंगीकृत शब्द आए, जो क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी पारित कब किया गया। अंगीकृत माने जो प्रस्ताव लाया गया संविधान को पारित करने के लिए, तो पारित कब किया गया संविधान सभा द्वारा, तो यानी अंगीकृत कब किया गया, अंगीकृत माने अपनाना, कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और लागू अगर पूछेगा भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। और अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर को। ये आपके प्रस्तावना में हम लोग, जब प्रस्तावना स्कूल में जब होता है, पढ़े में जब उसको गाया जाता है, प्रस्तावना को बोला जाता है, तो उसमें 26 नवंबर 1949 आता है, अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 का अंतर समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8वां आइए। 8वां है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए इसका कुल अनुसूची की संख्या है 12, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, यानी इसका उत्तर सी है। इसका थोड़ा हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन। देखिए भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की संख्या 395, कहीं कहीं 445 भी दिया जाता है, तो 445 मतलब मूल जो है, जो पूर्णतः लागू है, वो 395 अनुच्छेद है। अधिकतर आपको विकल्प में यही आता है, 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, 24 भाग है, लेकिन ऑप्शन में अधिकांशतः 22 भाग ही देगा, क्योंकि 22 भाग पूर्णतः लागू है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, यानी याद कर लीजिएगा, ये भी कभी पूछ सकता है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग, ये एकदम याद कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं, 22 भाग है। हालांकि कहीं कहीं 445 है, लेकिन 445 बहुत रेयर में आता है। ये इतना पूर्णतः लागू है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब देखिए 12 अनुसूची को हम गिन देते हैं, आप लोग इसको याद करें। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, भारत और उनके राज्य,
ये पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है आपको संघ शासित प्रदेश। तीसरी अनुसूची में है, नहीं, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है 12वीं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ के बारे में, जो संवैधानिक पद पर जो होते हैं या जो महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्त किए जाते हैं उनकी शपथ के बारे में है, ये तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में है क्या कहते हैं, राज्यसभा के सदस्यों, जो राज्यों को जो प्रत्येक राज्य से जो जितने राज्यसभा के सदस्य निर्धारित किए गए हैं उसका वर्णन आपको चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रशासन के बारे में है, पांचवी अनुसूची हो गया। छठी अनुसूची में है मतलब ये पहाड़ी इलाका जो होता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और हो गया त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और एक और पहाड़ी इलाका है। 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रशासन की सुविधा ये आपको छठे अनुच्छेद में दिया गया है। सातवें अनुच्छेद में आपको सातवां अनुसूची में 6 अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची में आपको संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची यानी सूची के बारे में दिया गया 7वां। 8वां अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन दिया गया, 22 भाषा अभी है और 18 लिपि का मतलब प्रावधान दिया गया है, ये आपको 8वें अनुच्छेद में है, 8 अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में आपको क्या कहते हैं, 9वीं अनुसूची में जमीन संबंधी अधिग्रहण यानी कि सरकार जो जमीन अधिग्रहित करता है उसके बारे में 9वीं अनुसूची में दिया गया, जिसमें 284 विषय हैं। और 9वीं अनुसूची सबसे प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे सबसे प्रथम संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो जमीन संबंधी अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाया गया। ठीक है। और 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाते हैं वो न्यायिक समीक्षा उस पर नहीं हो सकती। जो भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाला जाता है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ये जान लें। तो 9वीं अनुसूची समझ गए। अब आइए 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी का वर्णन है, ये आपको 10वीं में हो गया। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है और 12वें नगर पंचायत से संबंधित है। तो 12 हो गया। पहला में समझ गए, पहला में आपको हो गया, एक बार और हम रिवैप कर देते हैं। पहला में क्या कहते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में महत्वपूर्ण पदों पर जो हैं उनके लिए वेतन और भत्ता का वर्णन है, वेतन और भत्ता के बारे में है। तीसरा अनुसूची में जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे, बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं उनके शपथ के बारे में है, शपथ के बारे में है। तीसरा। चौथा हो गया राज्यों को जो राज्यसभा का सीटें निर्धारित की गई है वो चौथी अनुसूची में है। 5वां अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, शासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया, ये 5वां अनुसूची में है। 6ठा में 4 जो राज्य हैं उनको विशेष सुविधा दी गई, प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। हाँ, 4 राज्य याद हो गए कि केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य पहाड़ी इलाका है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है अनुसूची 6 के तहत। और 7वां हो गया सूची के बारे में है। 3 सूचियां होती है, संघ सूची जो केंद्र शासन बनाता है, राज्य सूची जो राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो सूची कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है।
तो ये 7वीं सूची हो गया। 8वीं भाषा से संबंधित हो गया, यानी 22 भाषाएं हैं, क्या कहते हैं 22 भाषाएं हैं और 18 लिपि, ये आपका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 9वीं 19वीं सूची में है जमीन संबंधी अधिग्रहण है, जिस पर न्यायिक समीक्षा नहीं, पहला बार न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बाबू हटो आगे से, बैठो, ठीक है। तो 9वीं सूची में ये हो गया। 10वीं सूची दल बदल विरोध है, दल बदल के बारे में कानून का वर्णन है, ये 10वीं अनुसूची हो गया। 11वीं अनुसूची क्या कहते हैं 11वीं अनुसूची हो गया आपको ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची हो गया नगर पंचायत। ग्राम पंचायत में जो है कुल 29 विषय हैं और नगर पंचायत में कुल 18 विषय हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। तो हम अनुसूची के बारे में डिटेल्स बता दिए हैं, और भी पॉलिटिकल साइंस का क्लास चलेगा उसमें और भी हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स बताएंगे। तो इसमें हो गया अनुसूची की कुल संख्या 12 है। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन आइए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? पहला हो गया धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का। इसका आंसर 9वां का आंसर हो जाएगा आपको डी। डी में है संस्कृति एवं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी कि धर्म। 9वां क्वेश्चन, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा संबंधी, जो धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया है अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों को, तो ये आपको एक अलग ही आर्टिकल अनुच्छेद 29-30 धार्मिक संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो आर्टिकल 29-30 में वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है, तो ये आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होगा। यानी ऑप्शन में दिया धर्म का अधिकार। धर्म का अधिकार तो सबको है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सभी को अधिकार है वो। समता का अधिकार सभी को दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार खास करके विशेषकर अल्पसंख्यकों को ही दिया गया है। 29 अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। 9वां हो गया। अब 10वां आइए। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 14, देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। अगर पूछेगा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 7। मूल संविधान मतलब होता है जब संविधान लागू हुआ, शुरू हुआ, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। यानी संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जिसको हटा के 300A में रख दिया गया, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के 300A के कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है, और उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और अभी जो वर्तमान में है संपत्ति का, वो भी आपको मौलिक अधिकार को 42वां संशोधन में उसमें संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। तो अभी जो है मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। कौन कौन है? समता या समानता का अधिकार, दूसरा हो गया शोषण की अति स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां हो गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और 30 हो गया आपको क्या कहते हैं संवैधानिक उपचार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 का हम नाम बता दिए। 6ठा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और कंपटीशन के व्यू से भी और इंटर फाइनल परीक्षा के व्यू से भी। तो इसमें पूछा गया है जो अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार पहला जो है समता या समानता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। इसका जो है अनुच्छेद 14 से
18 तक दिया गया है। यानी कि समता या समानता का अधिकार जो है, प्रथम स्वतंत्रता का मतलब मौलिक अधिकार में प्रथम जो है समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें वर्णन है। 14 में है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, भेद, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अनुच्छेद में है नियोजन में समानता का अधिकार है, सभी को नियोजन में समान अवसर मिलेगा। 17 में है अप्रस्तुतता का अंत है। 18 में है उपाधियों का अंत। यानी 14 से 18, 14 का भी बोलते हैं, 14 हो गया विधिक समानता, 15 हो गया धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अनुच्छेद में है नियोजन में अवसर की समानता, और 17 में हो गया अप्रस्तुतता, यानी क्या कहते हैं अप्रस्तुतता में जो क्या कहते हैं अप्रस्तुतता का अंत, अप्रस्तुतता का अंत ये आपको 17 में दिया है। यानी कि कोई भी भेदभाव आपसे जाति के आधार पर या गोरा काला के आधार पर ये नहीं किया जाएगा। ये 17 में हो गया अप्रस्तुतता का अंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि जो राजा महाराजाओं को उपाधि दिया गया जाता था वो सबको हटा दिया गया। तो ये 4 मौलिक अधिकार इसमें दिया गया है, मतलब 4 अनुच्छेद दिया गया 14 से 18। तो इसमें आंसर हो गया अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो समता का अधिकार, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा 10 का। अब आइए 11वां मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न से कौन सी रिट जारी कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकार का जब हनन किया जाता है तो 5 प्रकार के रिट, यानी अध्यादेश 5 प्रकार के रिट, अध्यादेश नहीं रिट, 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है। और ये रिट जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, निम्न न्यायालय यानी उच्च न्यायालय को हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। तो रिट जारी करने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को है। क्लियर? यानी रिट कहाँ से जारी किया जाता है, रिट संबंधी केस अगर करना है, मौलिक अधिकार किसी का हनन हो रहा है तो रिट संबंधी रिट जो दायर करना होता है वो उच्चतम न्यायालय में ही या उच्च न्यायालय में ही। क्लियर? 11 क्वेश्चन 11 में तो इसमें आपको दिया हुआ है, पहला में दिया है उच्चतम न्यायालय, दूसरा में दिया संसद, तीसरा में दिया निर्वाचन आयोग, चौथा में दिया डी में दिया है राष्ट्रपति। तो रिट जारी करने का अधिकार, रिट कौन जारी करता है, उच्चतम न्यायालय, इसमें उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। लेकिन ये ध्यान रखिएगा रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। क्लियर? अब आइए रिट कितने प्रकार के जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रिट होता है, थोड़ा वर्णन हम कर देते हैं, सुन लीजिएगा, काम ध्यान रहेगा हमेशा, परीक्षा में कहीं दिक्कत नहीं होगा। रिट 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार का रिट दायर किया जाता है जब मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को मिला हुआ है, वो अगर वो मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति या कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगर सामान्य व्यक्ति भी अगर जाके केस कर दे तो यह संविधान के संवैधानिक उपचार जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 35 में संवैधानिक उपचार, उसके तहत 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। पहला हो गया, आपको हम बताते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है जो आप किसी को पुलिस पकड़ने आती है तो उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में उपस्थित करना होता है। तो ये अगर वो 24 घंटे के न्यायालय में उपस्थित नहीं करता है, अगर 24 घंटे वो जेल में क्या कहते हैं थाना पर ही रोक के रखे रह जाता है, तो आप उसके विरुद्ध में रिट दायर कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया पहला। दूसरा हो गया परमादेश। परमादेश हो गया, रिट 5 प्रकार होते हैं। दूसरा रिट हो गया परमादेश। परमादेश जो होता है, यदि परमादेश के अंतर्गत अगर कोई भी कर्मी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, मान लीजिए जो वीडियो बना है और वीडियो जन कल्याण संबंधी कार्य जो सरकार का आदेश आता है वो करता ही नहीं है, तो कोई भी उसके विरुद्ध
आप रिट परमादेश रिट के तहत केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो कर्तव्य का पालन नहीं करने पर परमादेश रिट दायर किया जाता है। तीसरा हो गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में होता है जब निम्न न्यायालयों में बहुत सारे केस आ गए और वो निपटारा सही समय पर नहीं हो रहा है। निम्न न्यायालय में बहुत सारा केस का लोडिंग है, निपटारा उसको समय पर नहीं किया जा रहा है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस संबंधित जो भी केस है उसको हाईकोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में भेजने का आदेश जारी कर सकता है इस रीट के द्वारा। तो ये हो गया आपको क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। ये तीसरा रीट हो गया। चौथा रीट हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है जो अगर मान लीजिए प्रतिषेध रीट तब दायर किया जाता है, प्रतिषेध रीट तब दायर किया जाता है जब जो मान लीजिए कोई केस है और उसका सिविल कोर्ट या जिला कोर्ट में उसका उसको अधिकार नहीं है उस पर सुनवाई करने का, लेकिन वो सुनवाई कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रतिषेध जारी करेगा जो यह केस आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसे अपने से उच्च में न्यायालय में या अपने से हायर न्यायालय में आप इस केस को भेजिए। तो इसको मतलब उस पर सुनवाई से प्रतिषेध करता है, रोकता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, ये रिट जारी करता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिषेध। और पांचवा हो गया अधिकार पीछा। 5 तरह का रिट होता है, तो पांचवा हो गया अधिकार पीछा। अधिकार पीछा में क्या होता है, तो कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मी अपने कर्तव्यों के इतर कोई कार्य करता है, अपने अधिकारों के बजाय कोई और कार्य करने लगता है, तो उस पर अधिकार पीछा रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब क्या करता है, मान लीजिए हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, और हम पुलिस वाला काम करना शुरू कर दें, हम जाकर किसी को गिरफ्तार करके थाना में पकड़ के ले जाएं, पकड़ के या थाना पर ले जाएं, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये अधिकार पुलिस को दिया गया है। तो मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना। तो अगर हम कर्तव्य से विमुख होकर, पढ़ाने से विमुख और अन्य कार्य करने लगे, अन्य सरकारी कार्य करने लगे बगैर निर्देश के, सरकारी निर्देश के, तो हम पर ये कार्रवाई, ये रिट जारी किया जा सकता है, अधिकार पीछा। तो ये रिट 5 प्रकार का कौन कौन हो गया, 5 प्रकार का। पहला हो गया क्या कहते हैं, पहला हो गया हैबियस कॉर्पस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पहला रिट 5 प्रकार का रिट है, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्टारियो और एक हो गया उत्प्रेषण, को वारंटो, एक हो गया मतलब ये अधिकार पेशा को अंग्रेजी में को वारंटो कहते हैं, उत्प्रेषण को सर्टारियो, और निषेध मतलब प्रतिषेध या निषेध को हैबियस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं को प्रोहिबिटेशन, और मेंडामस परमादेश कहते हैं, और हैबियस कॉर्पस पहला जो है वो रिट हो गया। तो 5 प्रकार के रिट दायर किया जाता है, परमादेश, अधिकार पीछा, सर्टारियो, प्रोहिबिटेशन, ये अंग्रेजी में भी है। 5 प्रकार रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा दायर किया जा सकता है। अब आइए, भारतीय निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं? 12। भारतीय निर्वाचन आयोग कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसके सपोर्ट में होता है, उप मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 न्यायाधीश का 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य क्या कहते हैं निर्वाचन आयोग, दूसरा उप निर्वाचन आयोग होते हैं। तो इसमें 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी 3, यानी निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, एकदम याद कर लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आइए 13 क्वेश्चन।
भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में राजीव कुमार है, यानी कि बी ऑप्शन, राजीव कुमार। एकदम कंपटीशन के व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राजीव कुमार अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। क्लियर? अब आगे आइए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति 14 का आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितने ऑप्शन विकल्प में है? बी विकल्प, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बड़े बड़े संवैधानिक पद पर जो नियुक्ति है राष्ट्रपति ही करते हैं, उसमें राज्यपाल भी है, राष्ट्रपति। अब आइए 14 नंबर हो गया। अब आइए 15 क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? अब देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका ऑप्शन हो गया ए 12, यानी 12 सदस्य जो है क्या कहते हैं, मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। वो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जन कल्याण में जिनका नाम होता है, लेखक होते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जिससे समाज को एक भला होता है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। क्या कहते हैं, 12 सदस्यों को ऐसे राष्ट्रपति राज्यसभा में यानी उच्च सदन में नियुक्त करते हैं। तो इसमें आपका हो गया आंसर 12 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। तो 15 क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। आप इसको, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे सेटअप भी करेंगे सारे क्या कहते हैं स्टूडियो को, और बहुत अच्छा तरह से सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अभी सुविधा नहीं है। जैसे जैसे जो होगा सुविधा मैं वो करता जाऊंगा। आप लोग केवल सपोर्ट कीजिए और इसको, मेरे वीडियो को बार बार देखिए, और देखने से ही आपको याद भी हो जाएगा। आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी और इंटरमीडिएट में भी फाइनल एग्जाम में बहुत ही सहयोग होगा, आपको सहायता मिलेगी। और आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चे को, और भी अन्य बच्चों को जो इंटर का परीक्षा दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे, धीरे धीरे मैं और भी हौसला मेरा अफजाई होगा, और हम और भी उसको, अभी नया हम इसमें आए हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं पर बाधाएँ भी आती होंगी, दिक्कतें भी आप लोगों को होता होगा, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट, लाइक।